अच्छा जनाब, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आप सप्लाई चेन पढ़ रहे हो, सप्लाई चेन पे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी स्टेज पे आकर के आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहेगी या ऑलरेडी कर रही है कि जनाब वी वांट टू इम्प्लीमेंट सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी। तो हमने इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी आपको बता रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी मैन नहीं बनना, बल्कि आपको जब कहा जाए कि जनाब आप टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप राइट टाइप के वेंडर से, राइट टाइप के स्टेक होल्डर से बात कर सके और राइट टाइप की टेक्नोलॉजी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके जनाब, देखिए आपके पास जो है ना वो डेटाबेस एक होता है। पहले डेटाबेसेस डिफरेंट होते थे, तो उसके अंदर डेटा का कॉन्फ्लिक्ट आता था। अब आपका सिंगल ऑपरेशन फोकस्ड इंटीग्रेटेड डेटाबेस होता है, उसके अंदर सारे डेटा आते हैं। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये आपका सबसे मेजर डेटाबेस है। इसकी मिररिंग कहीं पे हो रही होगी और ये डेटाबेस कहीं पे डुप्लीकेट हो रहा होगा, वो एक अलग बात है फॉर सेफ्टी। लेकिन ये आपका असल डेटाबेस है। इसके अंदर आपका इंटरनल डेटा भी जाता है, एक्सटर्नल डेटा भी जाता है और कस्टमर डेटा भी जाता है। ओके, तो ये तीनों डेटा इसके अंदर जाते हैं। अगर अब आपने डेटा माइनिंग करनी है, क्योंकि आजकल जो दौर है वो बिग डेटा का है। बिग डेटा क्यों है? क्योंकि कस्टमर के आप परचेजिंग बिहेवियर को भी डेटा में ला रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। जो आपके प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं उसको भी स्कैनर के ज़रिए रियल टाइम में आपके डेटाबेस में लेकर के आ रहे हैं। जो आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनालिसिस आ रही हैं, वो भी आपके डेटाबेस में। इट इज़ अ बिग डेटा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इस बिग डेटा को आप एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे। तो अब डेटा माइनिंग की, डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स आ रही हैं और ये क्लाउड बेस भी हो सकता है। क्लाउड बेस होने का फ़ायदे दो हैं। एक तो ये कि आप पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो आप लोगों ने जो ये अभी बात की है कि आपके यहाँ SAP इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर है कि SAP में आप बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं तब SAP इम्प्लीमेंट होता है। और अगर SAP को आप इस तरह से यूज़ करें कि आप उसके रिजल्ट्स को एक्सेल में ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट को, तो इट इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ SAP। तो इस चीज़ की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये तकलीफ होती है कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर दिए ERP में। यानी आप SAP कर लें, ऑरेकल फाइनेंशियल कर लें, JD एडवर्ड कर लें, कोई भी सॉफ्टवेयर कर लें, लेकिन उससे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए अब क्या हुआ है कि उन्होंने क्लाउड पे कर दिया है और आपके पास ऑप्शंस हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी मिल जाएगा जिसको SaaS कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मिल जाएगा जिसको पास कहते हैं, इंटरनेट एज ए सर्विस। तो इस तरह के डिफरेंट सर्विसेज हैं जिससे क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठ करके लॉग इन करके आप एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं और उसके ज़रिए से बहुत सारी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसका ओनर होता है वो एक कंपनी होती है, वो उसको अपडेट करती रहती है। जैसे जैसे उसको फीडबैक मिलता रहता है, देखते रहते हैं कस्टमर से प्रॉब्लम्स आ रही है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं और आपको सिर्फ जितने लोगों ने उसे यूज़ करना है उसकी फ़ीस देनी होती है। उसका एक रिस्क ये होता है कि आपका डेटाबेस बेसिकली किसी और के रेंटेड स्पेस के अंदर है, क्लाउड डेटा जो है। तो उसमें एक रिस्क होता है कि उस डेटा को कोई यूज़ कर सकता है। तो गूगल भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट सर्विसेज कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और इंटरनेट एज ए सर्विस है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ये पास, सास, यास, ये सब कहलाते हैं। तो ये आपके लिए अभी ऑप्शन आ गया है कि बजाय इसके कि आप पूरा सॉफ्टवेयर परचेज करें, आप उसको क्लाउड बेस्ड एज ए सर्विस ले सकते हैं। और इसकी सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स होते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। तो अगर ये कर लेंगे तो फिर आपको जो ये दुख होता है, ये तकलीफ होती है ऑर्गेनाइजेशंस को, इसमें काफ़ी कमी वाक़ हो जाएगी। और अगर आप समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू अदर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट भी इस पर काम कर रहा है, IBM भी इस पर काम कर रहा है, और Oracle भी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं जो कि अब आपको सॉफ्टवेयर नहीं सेल कर रही, बल्कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे रही है। ठीक है, इसका फ़ायदा एक और ये भी है कि देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यू आर ए बिग कंपनी, यू कैन अफोर्ड टू परचेज SAP।
लेकिन अगर आपको इंटीग्रेट करना है उसको अपने सप्लायर्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ, आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो SAP खरीद ले। खैर SAP ने तो अब अपने SAP 1 भी लॉन्च कर दिया है, जो उसका छोटा मॉड्यूल है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स और सप्लायर्स खरीद सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो अब ऑप्शन आ गया है कि क्लाउड बेस्ड हो गया है, तो आपके सप्लायर्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपके कस्टमर्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिटेलर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप एक्सेस के लेवल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से रियल टाइम में रेलेवेंट डेटा आप जिस पार्टनर के साथ चाहें शेयर कर सकते हैं, और आप एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की अगर आपको एग्जाम्पल देखनी है तो आप देखें कैसे वॉलमार्ट ने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, कैसे एप्पल ने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है। एप्पल एक कंपनी है लेकिन उसने किया में $3.2 बिलियन इन्वेस्ट किया है कि वो जो इलेक्ट्रिकल कार है किया उसे बना करके दे देगा। क्या एप्पल के लिए कोई मुश्किल बात है कि 5, 6, 7 बिलियन डॉलर स्पेंड करके, 10 बिलियन डॉलर स्पेंड करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट असेंबलिंग फैक्ट्री बना ले? नहीं, वो नहीं बना रहे क्योंकि वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि करीम, एयरबीएनबी, ये लोग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब उनको होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है एयरबीएनबी को, तो वो क्यों होटल बनाएं? उन लोगों के पास जो एक्स्ट्रा रूम्स हैं उनको रेंट पे ऑफर कर रहे हैं, एंड दे आर द लार्जेस्ट होटल इन द वर्ल्ड विदाउट एनी ओनिंग एनी रूम। तो ये आजकल जो तो हो रहा है कि आप दूसरों के एसेट बेस को यूज कर रहे हैं और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज की टू सक्सेस। और ये इस चीज़ को सप्लाई चेन में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंट किया अमेरिकन ने, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोइंग देम। तो जब आपके पास कस्टमर डेटा वेयर हाउस होगा तो आप 1-to-1 मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप टेलर मेड मार्केटिंग एक कस्टमर से उसके मुताबिक कर सकते हैं। चैनल को मैनेज कर सकते हैं कस्टमर का, चूँकि आपके पास डेटा आ रहा है तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। सेल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सेल्स प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? आजकल आपको पता है कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं। कॉल सेंटर्स बड़े इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उनके कस्टमर के डेटाबेस का एक्सेस मिलता है, उनके जो क्लाइंट होते हैं उसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि किस कस्टमर की प्रोपेंसिटी ज़्यादा है परचेज करने की, तो वो उनको पहले कॉल करते हैं। एज ए रिजल्ट इनके कॉल सेंटर से सेल ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्लाइंट के नॉर्मल सेल से। तो इसलिए क्लाइंट समझता है कि भाई ये कॉल सेंटर ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हमें कॉल सेंटर्स को ये बिजनेस देना चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कॉल सेंटर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कॉल सेंटर्स क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बेस पे कस्टमर डेटा बेस माइनिंग करके जो कस्टमर ज़्यादा इनके साथ मैच करते हैं, जिसका डिजिटल डॉपलगैंगर ज़्यादा मैच करता है प्रोडक्ट के प्रोफाइल से या सर्विस के प्रोफाइल से या बिजनेस प्रोफाइल से, उसको कॉल करते हैं। दैट्स वाई देयर सक्सेस रेट्स आर हायर। और फिर आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी डेवलप कर सकते हैं। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ आपके छोटे कस्टमर होते हैं, कुछ आपके मीडियम लेवल कस्टमर होते हैं, कुछ आपके हाई लेवल कस्टमर्स होते हैं जिनको आप की कस्टमर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हलीब के अगर आप मैनेजर हैं सेल्स के, तो आपका बहुत सारा हलीब रिटेल से सेल होता है, लेकिन वो एक एक कार्टन लेके जाते हैं या एक एक बॉटल लेकर के जाते हैं आपके कस्टमर, तो इसलिए आपने उनके लिए रिटेल में रख दिया कि आप यहाँ आएँ और यहाँ से ले जाएं। लेकिन जब आपसे मूव एंड पिक कांटेक्ट करता है तो आपका की कस्टमर खुद उससे मिलने जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि मूव एंड पिक की कस्टमर है, वो 10,000 लीटर डे खरीद सकता है, तो इसलिए उसको एक डेडिकेटेड मैनेजर डील करता है। इसी तरीके से आर्मी है, वो मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क पर ईयर खरीदते हैं, तो उनको डील करने के लिए आप 3-4 की कस्टमर की अकाउंट मैनेजर रख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिए जो सारा डेटा है वो आपको कस्टमर वेयर हाउस से मिलता है। दैट्स वाई यू नीड टू मेंटेन एंड यूटिलाइज दिस डेटा। अच्छा, CRM टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस सही हो जाती है, आप एक एक कस्टमर के ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आप प्राइसिंग, प्रमोशन और इन्वेंट्री की। देखिए, ये भी आप जहन में रखिएगा, प्राइसिंग इज़ ए वेरी डेलिकेट टेक्नोलॉजी एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड डू प्राइसिंग रॉन्ग।
और आपको प्राइसिंग सही करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। यही वजह है कि आप देखें कि आपको कोक आम दुकानों में कोक का कैन 50 रुपीज़ का मिलता है, वही कोक का कैन आप एयरपोर्ट पे ख़रीदें तो 100 रुपीज़ का मिलता है, और वही कोक का आप पार्टी के लिए ख़रीदें तो 2.5 लीटर्स का कोक 100 रुपीज़ का मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंशियल प्राइसिंग की हुई है। ये प्राइसिंग इंटेलिजेंट प्राइसिंग है। वजह उसकी ये है कि मैं जब आप एयरपोर्ट पे हैं तो यू आर ए कैप्टिव कस्टमर। आपने कोक पीना है तो आपको एक ही आउटलेट है जहाँ से आप कोक ले सकते हैं, तो इसलिए कोक आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड यू पे फॉर दैट। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाते हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ से नहीं खरीदूंगा, नेक्स्ट डोर से खरीद लूँगा, इसलिए वहाँ पे वो 100 रुपीज़ का 2.5 लीटर्स देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी प्राइसिंग करके तमाम कस्टमर से यूटिलिटी के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं।